ये कहानी है एक ऐसे क्लासिक स्नाइपर की जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर भी कई किलोमीटर दूर अपने टारगेट को खत्म कर सकता है। लेकिन ये स्नाइपर पहले एक आम मैथ टीचर हुआ करता था। उसे जंग और बंदूक से बहुत नफरत थी, मगर एक दिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे एक डिसेंट टीचर से एक बेरहम स्नाइपर बना दिया। कहानी की शुरुआत होती है यूक्रेन के एक छोटे से गांव से, जहां हमें एक छोटे से घर को दिखाया जाता है। इस घर में एक कपल रहता है जो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। इस आदमी का नाम है निकोलाई और उसकी वाइफ का नाम है नास्तिया। नास्तिया एक ड्राइंग आर्टिस्ट थी और लकड़ियों को तराश कर तरह तरह की स्टैचू बनाती थी। निकोलाई एक टीचर है और पास के एक स्कूल में बच्चों को मैथ पढ़ाता है। वो एक बहुत ही अच्छा टीचर है और सभी बच्चे उससे काफी खुश हैं, सिवाय एक के जिसका नाम था इवान। इवान एक बहुत ही बदतमीज लड़का था। वो हर दिन क्लास में अपने टीचर निकोलाई को परेशान करता था। इवान एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता था, जबकि निकोलाई गरीब इंसान था। इसलिए इवान निकोलाई के लुक्स और कपड़ों का मजाक भी उड़ाया करता था। वो चाहता था कि निकोलाई उसकी बदतमीजी से तंग आकर उस पर हाथ उठाए और फिर वो शिकायत करके निकोलाई को स्कूल से निकलवा दे। लेकिन निकोलाई बहुत ही शांत इंसान था। उसे इवान की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो अपनी जिंदगी में मस्त रहता था। निकोलाई के घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टीवी वगैरह नहीं होने की वजह से उसे दुनिया की खबर नहीं मिल पाती थी। एक दिन जब निकोलाई अपने स्कूल में था, तब उसने टीवी पर खबर सुनी कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। बहुत से सोल्जर्स मारे गए और रूस ने यूक्रेन की बहुत सी जगहों पर कब्जा कर लिया है। शाम को जब निकोलाई अपने घर आया तो उसे ये बात पता लगी कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये जानकर उसे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अब निकोलाई पिता बनने वाला था। इन दोनों ने मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट किया। अगले दिन निकोलाई अपनी वाइफ को बाय बोलकर बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी साइकिल पर स्कूल की तरफ निकल पड़ा। लेकिन जब वो रास्ते में था, तब उसने दो सोल्जर्स को देखा जो सिगरेट जलाकर एक अलग सी वर्दी पहनकर खड़े थे। वो वर्दी किसी यूक्रेनियन सोल्जर की बिल्कुल भी नहीं थी, जिसे देखकर उसे कुछ अजीब लगा। निकोलाई ने सोचा कि शायद सरकार ने सोल्जर की वर्दी को चेंज कर दिया है, इसीलिए उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से अपने स्कूल पहुंचा। लेकिन जब वो स्कूल के अंदर आया तो उसने देखा कि पूरा का पूरा स्कूल खाली पड़ा है। कोई एक बच्चा भी स्कूल में नहीं आया। ये देखकर उसे गड़बड़ महसूस हुई। तभी उसने टीवी पर न्यूज देखा, जिसमें बताया जा रहा था कि रूस के सोल्जर्स यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए यूक्रेन में घुस चुके हैं। अब उसे एहसास हुआ कि उसने रास्ते में जो सोल्जर्स देखे थे वो असल में रशियन थे। ये सोचकर उसे अपनी वाइफ की फिक्र हुई, क्योंकि उसकी वाइफ घर पर अकेली थी। वो फौरन अपनी साइकिल पर बैठकर घर की तरफ भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब निकोलाई घर पहुंचा तो उसने देखा कि वे दो सोल्जर उसकी वाइफ को बुरी तरह से पीट रहे थे। निकोलाई ने अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन सिपाहियों ने उसकी धुनाई कर दी। निकोलाई ने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज मेरी वाइफ को मत मारो, वो प्रेग्नेंट है, लेकिन सोल्जर्स ने उनकी एक नहीं सुनी और उन दोनों को पीटते गए। थोड़ी देर बाद एक रशियन सोल्जर ने निकोलाई के घर की तलाशी ली और जब उसे अंदर कुछ भी काम का नहीं मिला तो उसने गुस्से में आकर निकोलाई के घर को आग लगा दी और वहां से जाने लगे। अपने घर को जलता देख नास्तिया गुस्से से लाल हो गई और एक पत्थर उठाकर उन रशियन सोल्जर्स को मारने लगी। ये देखकर एक सिपाही ने गोली चला दी और नास्तिया की मौके पर ही मौत हो गई। निकोलाई अपनी वाइफ को मरा हुआ देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगता है। ऐसे ही कुछ घंटे बीतने के बाद दो यूक्रेनियन सोल्जर्स निकोलाई के पास आए। निकोलाई की वाइफ को मरा हुआ देखकर उन दोनों सोल्जर्स को बहुत अफसोस होता है और वे निकोलाई के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिम्मत न हारने को कहते हैं। उसके बाद उन दो सोल्जर्स ने निकोलाई की वाइफ के लिए कब्र खोदना शुरू किया और एक कब्र खोदकर निकोलाई से कहते हैं कि तुम यहाँ पर अपनी वाइफ को दफना दो। अपनी वाइफ की मौत के बाद निकोलाई पूरी तरह से टूट चुका था। अब वो बिल्कुल अकेला रह चुका था। उन रशियन सोल्जर्स ने न सिर्फ उसकी वाइफ को मार डाला, बल्कि निकोलाई के आने वाले बच्चे और उसके घर को भी जला दिया। इसलिए अब वो बदले की आग में जल रहा था और उसे हर हाल में उस रशियन सोल्जर को मारना था जिसने उसकी बीवी पर गोली चलाई थी। उस सोल्जर से बदला लेने का एक ही रास्ता था कि वो यूक्रेनियन सोल्जर्स में शामिल हो जाए। इसीलिए वो वहीं पर उन दो सोल्जर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी यूक्रेन आर्मी में शामिल होना चाहता हूँ। इसके बाद वे दोनों सोल्जर निकोलाई की बात मान लेते हैं और उसे गाड़ी में बिठाकर मिलिट्री बेस ले जाते हैं। जाने से पहले निकोलाई अपनी वाइफ के हाथों का बनाया हुआ एक छोटा सा स्टैचू अपने पास रख लेता है, जो उसकी वाइफ ने उसकी रक्षा के लिए बनाया था। जब ये लोग मिलिट्री बेस पहुंचते हैं तो वहां उनका सीनियर निकोलाई को देखकर उन दो सोल्जर्स पर गुस्सा करने लगता है और निकोलाई को फौज में भर्ती करने से मना कर देता है,
क्योंकि सीनियर को निकोलाई पर शक होने लगता है कि कहीं वो कोई जासूस न हो। जब सीनियर ने उन 2 सोल्जर से अच्छी तरह निकोलाई के बारे में जानकारी हासिल की और निकोलाई ने भी उसे पूरी बात बताई कि किस तरह से रशियन सोल्जर्स ने मेरी वाइफ को बेरहमी से मार दिया और मेरे घर को जला दिया, तो उसने उस सीनियर को यकीन दिलाया कि वो रशियन सोल्जर्स को मारकर इस देश को आजाद करना चाहता है। ये सुनकर वो सीनियर निकोलाई को यूक्रेनियन आर्मी में भर्ती करने के लिए राजी हो जाता है और अगले दिन से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। अब चूंकि निकोलाई एक आम इंसान था, इसलिए उसे ट्रेनिंग के दौरान काफी मुश्किल हो रही थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ाया था और बंदूकों के बारे में उसे कोई भी जानकारी नहीं थी। जब सभी फौजी बंदूकों को असेंबल कर रहे थे तो उनके मुकाबले में निकोलाई काफी स्लो था और वो सबसे आखिर में बंदूक को असेंबल करता है। ये देखकर उस ऑफिसर को लगता है कि निकोलाई कभी भी एक अच्छा सोल्जर नहीं बन पाएगा, लेकिन निकोलाई ने भी हार नहीं मानी और अपनी ट्रेनिंग पर फोकस रखा। एक रात ट्रेनिंग के दौरान निकोलाई अपने सीनियर से कहता है कि वो उसे उसके नाम से न बुलाए क्योंकि उसका कोड नेम रेवन है। ये सुनकर सभी उस पर हंसने लगे और सीनियर ने उसे बताया कि कोड नेम इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए सोल्जर को देश के लिए कोई बड़ा कारनामा करना पड़ता है। निकोलाई ने इन बातों को नेगेटिव नहीं लिया और वो और ज्यादा मेहनत करने लगा। रात को जब सभी सिपाही सो रहे होते थे तब भी निकोलाई चीजों को सीखने की प्रैक्टिस करता था। एक दिन सीनियर सभी सोल्जर्स को बताता है कि हमारी स्नाइपर की कमी है और हमें इस नंबर को बढ़ाना होगा ताकि हम रशियन का मुकाबला कर सके। यहाँ सीनियर सभी से पूछता है कि उनमें से कितने लोग स्नाइपर बनना चाहते हैं। ये सुनकर कुछ लोग खड़े होते हैं और उन लोगों के बीच निकोलाई भी होता है क्योंकि वो भी एक स्नाइपर बनना चाहता था। निकोलाई को देखकर सभी सोल्जर्स हंसने लगे। निकोलाई को देखकर उसका सीनियर उससे कहता है कि तुम अभी एक स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं हो, तुम तो एक गन को असेंबल और डिसअसेंबल भी अच्छी तरह से नहीं कर पाते, तो स्नाइपर बनना तो दूर की बात है। इस पर निकोलाई कहता है कि मैं एक अच्छा स्नाइपर बन सकता हूँ, मुझे खुद को साबित करने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए। ये सुनकर सीनियर निकोलाई से कहता है, ठीक है, तुम्हें इस बंदूक को सिर्फ 30 सेकंड के अंदर असेंबल करना होगा। अब खुद को साबित करने के लिए निकोलाई अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है और फटाफट से गन को खोलकर उसे दोबारा से जोड़ देता है और इस काम को करने में उसे सिर्फ 18 सेकंड लगे। निकोलाई की फुर्ती को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। जो लोग पहले उस पर हंस रहे थे अब वे निकोलाई के लिए तालियां बजाने लगे। सीनियर भी निकोलाई से इम्प्रेस हुआ और अब उसकी काबिलियत को देखकर उसे भी स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान निकोलाई को एक पुराने मॉडल की गन पकड़ा दी जाती है, जबकि बाकी लोगों को नए मॉडल वेपन्स दिए जाते हैं। ये देखकर निकोलाई भी मॉडर्न वेपन्स की डिमांड करता है, जिस पर वहाँ का सीनियर उसे कहता है कि अगर तुम्हें वो गन चाहिए तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। अब निकोलाई के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे जो मिला वो लेकर वहां से निकल गया। ट्रेनिंग के दौरान सीनियर सबको बताता है कि एक स्नाइपर के सामने चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता और अपने टारगेट पर निशाना बनाकर रखता है। इसकी प्रैक्टिस के लिए सीनियर सभी के पास गोलियां चलाता है और जो भी स्नाइपर अपनी पोजीशन से हिलता है उसे इस ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जब निकोलाई की बारी आती है तो वो अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलता और अपना निशाना बनाकर रखता है और इस तरह से निकोलाई इस ट्रेनिंग में पास हो जाता है। अगली ट्रेनिंग स्नाइपर के लिए और मुश्किल थी क्योंकि उन्हें फ्लेयर की रोशनी में अपने टारगेट को शूट करना था और वो भी रात के अंधेरे में। यहाँ सीनियर ने फ्लेयर छोड़ी और सभी ने अपना निशाना लगाया, लेकिन कोई भी टारगेट को हिट नहीं कर सका। बाकी सबने तो गोली चला दी थी। अब यहाँ सिर्फ निकोलाई ने गोली नहीं चलाई। वो समझ जाता है कि फ्लेयर की रोशनी में डायरेक्ट निशाना लगाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जब सीनियर ने फ्लेयर छोड़ा था तो उसने गोली चलाने के बजाय फ्लेयर की रोशनी में अपने टारगेट की दूरी का अंदाजा लगाया और अपनी मैथ की नॉलेज को यूज करके एक परफेक्ट शॉट मारा। ये देखकर उसका सीनियर और बाकी सोल्जर्स हैरान रह गए। ये टास्क आज तक किसी ने भी कंप्लीट नहीं किया था, सिर्फ निकोलाई ने कर दिखाया। सीनियर निकोलाई से काफी इंप्रेस हुआ और उसे उसका मनचाहा कोड नेम रेवन दे दिया। ऐसे ही दिन बीतते गए और निकोलाई जी जान से अपनी ट्रेनिंग में लगा रहा और फाइनली वो दिन भी आ गया जब उनकी ट्रेनिंग का रिजल्ट आने वाला था। यहाँ कर्नल ने निकोलाई को सैल्यूट किया और उसे बताया कि उसने इस टेस्ट को पास कर लिया है। थोड़े दिनों बाद कर्नल निकोलाई के पास आता है और उससे कहता है कि वो अपना सामान पैक कर ले क्योंकि उन्हें एक मिशन पर जाना है। खबर आई है कि कुछ रशियन सोल्जर्स ने एक चेकपोस्ट पर कब्जा कर लिया है और यहाँ से असली कहानी शुरू हुई। जल्दी निकोलाई की टीम इस लोकेशन पर पहुंच गई और अपना निशाना लगाकर बैठ गए। वे अभी उन रशियन सैनिकों को मारने ही वाले थे कि तभी उन्हें दूर एक गाड़ी दिखाई दी जो चेकपोस्ट की तरफ बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से कर्नल सबको शूट न करने के लिए बोलता है। उधर रशियन सैनिकों ने गाड़ी को रोक लिया और अंदर मौजूद लोगों से बाहर आने को कहा।
उन्होंने उनके पासपोर्ट को चेक किया और पूरी गाड़ी की भी तलाशी ली, और जब सब ठीक रहा तो उन सैनिकों ने उन्हें जाने की परमिशन दे दी, लेकिन उनके पासपोर्ट को अपने पास रख लिया। जब उन लोगों ने पासपोर्ट वापस मांगा तो उन सैनिकों ने उन्हें खूब मारा। ये सब देखकर कर्नल ने अपने सैनिकों को फायर करने का ऑर्डर दिया, तो एक ही झटके में सभी स्नाइपर अपने अपने टारगेट को निपटा देते हैं, और इस तरह से उनका पहला मिशन कंप्लीट हुआ। मिशन के बाद जब सभी बेस पर लौटे तो निकोलाई ने देखा कि उसके बहुत से साथी बेस पर मौजूद नहीं हैं। वो परेशान हुआ कि आखिर सब कहाँ चले गए। जब उसने पूछा कि मेरे बाकी साथी कहाँ हैं, तो उसे बताया गया कि उसके बाकी साथियों को एक दूसरे मिशन पर भेजा गया है। अगले दिन निकोलाई को खबर लगी कि जिस मिशन पर उसके साथी गए थे, उस मिशन के दौरान उसके बहुत से साथी मारे गए हैं, और उन सभी लोगों को एक रशियन स्नाइपर ने मारा है। उस स्नाइपर का नाम सिरी था और वो रूस का सबसे बेहतरीन स्नाइपर था। ऐसे ही दिन बीत गए और निकोलाई अपने साथियों के साथ अपने अगले मिशन पर निकल गया। लोकेशन पर पहुंचकर उन्होंने चारों तरफ माइंस बिछा दी और अपनी पोजीशन लेकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद रशियन सैनिक वहां पहुंच गए और उन सैनिकों के साथ इवान भी था। इवान वही लड़का था जो स्कूल में निकोलाई को परेशान किया करता था, और अब उसने रशियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन जैसे ही कर्नल शूट करने का ऑर्डर देता है, निकोलाई थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि वो अपने स्टूडेंट को नहीं मारना चाहता था। लेकिन फिर निकोलाई अपने जज्बात को साइड पर रखकर वहां रखे लैंड माइन्स को शूट करता है, तो वहां एक जोरदार धमाका होता है, जिससे इवान समेत सभी रशियन सोल्जर्स मारे जाते हैं। सब कुछ कंट्रोल होने के बाद कर्नल गुस्से में निकोलाई से पूछता है कि जब मैंने शूट करने का ऑर्डर दिया तो तुम क्या सोच रहे थे, जिस पर निकोलाई जवाब देता है कि उन रशियन सोल्जर्स में मेरा एक स्टूडेंट भी था, मैं उसे नहीं मारना चाहता था। यहाँ कर्नल ने निकोलाई को समझाया कि उसे इवान की मौत का जरा भी दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ वो तुम्हारा स्टूडेंट नहीं बल्कि तुम्हारा दुश्मन था। मिशन पूरा करके ये सभी अपने बेस कैंप लौट आए। कर्नल को निकोलाई पर पूरा भरोसा था। वो अपना ज्यादातर वक्त निकोलाई के साथ बिताता था। यहाँ कर्नल ने निकोलाई को अपनी फैमिली फोटो दिखाई और उसे बताया कि उसकी फैमिली में 3 लोग हैं। उसकी दोनों बेटियां इस बात से अनजान हैं कि उनके पिता एक सोल्जर हैं। उसने उन्हें बताया है कि वो बिजनेस करता है। यहाँ निकोलाई ने भी कर्नल को अपनी पूरी कहानी बताई कि किस बेदर्दी से रशियन सैनिकों ने उसकी वाइफ को मार डाला। इस दौरान निकोलाई काफी इमोशनल भी हो गया, लेकिन कर्नल ने उसे संभाल लिया। अगली सुबह ये सभी अपने अगले मिशन पर निकल गए। ये मिशन काफी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि रशियन सोल्जर्स का एक ग्रुप उस रास्ते से गुजरने वाला है। कर्नल और निकोलाई जल्दी से लोकेशन पर पहुंचे और अपनी पोजीशन लेकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्हें दूर रशियन सैनिक दिखे जो अपनी बाकी की टीम का इंतजार कर रहे थे। यहाँ निकोलाई ये नोटिस करता है कि उनमें से एक सैनिक वो है जिसने उसकी वाइफ को गोली मारी थी, और वो निकोलाई के ठीक निशाने पर था। यहाँ निकोलाई ने गोली चलाने की परमिशन मांगी, पर कर्नल ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब निकोलाई गुस्से से लाल हो रहा था, क्योंकि सामने खड़े सोल्जर ने उसकी वाइफ को मारा था, और उसने आर्मी को ज्वाइन भी इसलिए किया था ताकि वो अपनी वाइफ का बदला ले सके। इसलिए उसने दोबारा से फायर करने की परमिशन मांगी, पर एक बार फिर कर्नल ने ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन अब निकोलाई अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाया और उसने गोली चला दी। गोली लगने से उस सोल्जर की तुरंत मौत हो गई। लेकिन बुरी बात यह थी कि रशियन सोल्जर्स को उनकी लोकेशन का पता चल गया। कर्नल निकोलाई से कहता है, ये तुमने क्या कर दिया? लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि रूस का सबसे खतरनाक स्नाइपर, जिसका नाम सिरी था, वो भी अपनी पोजीशन लेकर बैठा हुआ था, और अब उसे भी उनकी लोकेशन का पता लग गया था। कर्नल भी ये बात जानता था कि सिरी पास ही है, इसलिए वो सिरी की तलाश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो उसकी लोकेशन को जानता, सिरी ने उसे एक हेडशॉट दे दिया और कर्नल की मौके पर ही मौत हो गई। अब निकोलाई को समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसकी गलती की वजह से कर्नल की जान चली गई। निकोलाई को पता लगा कि रशियन को उनकी लोकेशन का पता लग चुका है। उधर रशियन सोल्जर्स ने भी निकोलाई के ऊपर जोरदार फायरिंग और बमबारी शुरू कर दी। अब बिगड़ते हालात को देखते हुए निकोलाई ने पीछे हटने का फैसला किया। उसने कर्नल की बॉडी उठाई और अपनी पोजीशन से पीछे आने लगा। जल्द ही वो दुश्मनों के इलाके से बाहर आ गया और सीधा अपने बेस पर पहुंचा। निकोलाई को कर्नल की मौत का काफी अफसोस था और वो खुद को उसका जिम्मेदार ठहरा रहा था। यहाँ उसने कसम खाई कि वो सिरी को जान से मार देगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा। जल्द ही निकोलाई को दूर रशियन स्नाइपर की खबर मिली और वो फौरन अपने अगले मिशन पर निकल गया। वो अपनी लोकेशन पर पहुंचा और अपना निशाना लगाकर बैठ गया। जल्द ही उसने स्नाइपर को मार गिराया, और उस स्नाइपर को मारते दौरान एक दूसरे स्नाइपर ने निकोलाई को बाजू पर गोली मार दी थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके उस दूसरे स्नाइपर को भी मार गिराया। अब चूंकि वो काफी घायल था, इसलिए वो एक सीक्रेट बेस पर चला गया और अपनी बॉडी को थोड़ा आराम देने लगा।
इस दौरान उसे आर्मी के मेजर का कॉल आया और उसने निकोलाई को बताया कि हमने उस स्नाइपर का पता लगा लिया है जिसने कर्नल को मारा था। उसके बाद निकोलाई अपने बेस पर पहुंचा और यहाँ मेजर सभी को सिरी के बारे में बताने लगा। मेजर बताता है कि उस स्नाइपर का नाम सिरी है और वो रूस का सबसे बेहतरीन स्नाइपर है। उसका निशाना आज तक गलत नहीं लगा है। उसने यूक्रेन के 6 सबसे काबिल स्नाइपर को मार गिराया है, इसलिए हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेजर बताते हैं कि सिरी पहले यूक्रेन के सोल्जर को मारता है और फिर उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है ताकि यूक्रेनी सोल्जर हार मान ले। वो बताता है कि सिरी एक ऐसा स्नाइपर है जो आमतौर पर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता और एक खास लोकेशन पर बैठकर अपने दुश्मनों का शिकार करता है। अब ये सभी लोग एक प्लान बनाते हैं कि वो सिरी की लोकेशन पर 2 टीम बनाकर जाएंगे। प्लान के मुताबिक उनकी पहली टीम रशियन सैनिकों पर सामने से अटैक करेगी और जब वे इस अटैक में बिजी होंगे तो उनकी दूसरी टीम उन लोगों पर पीछे से हमला करेगी। इस मौके का फायदा उठाकर निकोलाई बिल्डिंग के अंदर जाएगा और सिरी को मार देगा। पूरी प्लानिंग हो जाने के बाद ये सभी उस लोकेशन की तरफ निकल गए। लोकेशन पर पहुंचकर सभी स्नाइपर ने अपनी पोजीशन ले ली और अपना निशाना लगाकर बैठ गए। उधर निकोलाई भी चुपके से बिल्डिंग में एंटर हुआ, जहां उसे 2 रशियन सोल्जर दिखे जो अपनी बातचीत में मसरूफ थे। निकोलाई ने बिना देर किए उन दोनों को मार डाला और बिल्डिंग में आगे बढ़ गया। इसके बाद उसने प्लान के मुताबिक अपनी टीम को सिग्नल दिया और सिग्नल मिलते ही यहाँ बैठे स्नाइपर ने सभी सोल्जर्स को मार डाला। उधर सिरी ने ये नोटिस किया कि उसका कोई भी साथी उसे रिपोर्ट नहीं कर रहा है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए वो बिल्डिंग की छत पर चला गया जहाँ पहले से रूस का एक स्नाइपर मौजूद था। लेकिन ऊपर जाके जब उसने स्नाइपर को देखा तो वो स्नाइपर मर चुका था। ये देखकर उसके दिल में घबराहट बढ़ने लगी और अब सिरी को एहसास हुआ कि यूक्रेन के सोल्जर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। उसने अपने बेस पर बैकअप के लिए कांटेक्ट किया, लेकिन बैकअप टीम को उस तक पहुंचने में अभी 10 मिनट और लगने वाले थे। ये सुनकर वो फटाफट से अपनी पोजीशन पर आया और यूक्रेनी सैनिकों को ढूंढने लगा। लेकिन तभी उसने सामने टेबल पर रखा एक छोटा सा स्टैचू देखा, जो असल में उसके बाहर जाने के बाद निकोलाई ने रखा था। वही स्टैचू जो उसे उसकी वाइफ ने दिया था। अभी सिरी कुछ सोच पाता कि तभी निकोलाई ने उस पर हमला कर दिया और उसे चाकू मार मार कर उसकी जान ले ली। लेकिन इस हाथापाई के चलते बिल्डिंग में मौजूद दूसरा स्नाइपर थोड़ा अलर्ट हो गया, लेकिन अभी वो कुछ कर पाता उससे पहले निकोलाई ने उसके पास एक ग्रेनेड फेंक दिया और उस धमाके में ये आखिरी स्नाइपर भी मारा गया। थोड़ी देर बाद सिरी की बुलाई बैकअप टीम भी बिल्डिंग तक पहुंच गई, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि सिरी अब मर चुका है। इसीलिए जब उन्होंने सिरी को कॉल किया तो कॉल उधर निकोलाई ने उठाया और उनसे कहा कि वे सभी मरने वाले हैं, और इतना कहकर उसने ट्रक के ड्राइवर को शूट कर दिया। अब गोली चलते ही रशियन सोल्जर्स में हलचल मच गई और वे सभी ट्रक के बाहर कूद गए, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि यूक्रेनियन स्नाइपर उन पर घात लगाकर बैठे हुए थे। यहाँ यूक्रेनी सैनिकों ने जोरदार शूटिंग शुरू कर दी और एक एक रशियन को चुन चुन कर मारा। इस मिशन के थोड़े दिनों बाद निकोलाई अपनी वाइफ की कब्र पर गया, क्योंकि उसने उससे जो वादा किया था वो अब पूरा हो चुका है। उसने उन सभी लोगों को मार दिया है जिन्होंने उसकी वाइफ और कर्नल को मारा था। यहाँ निकोलाई ने कसम खाई कि वो आखिरी दम तक अपने देश की सेवा करता रहेगा, और इतना कहकर वो वहां से चला गया। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।